सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 2 को बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। ठीक है, और ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पे, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। और बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो ये आरआरबी जेईई 2024 वाले में फर्स्ट शिफ्ट में जो 22 अप्रैल को हुई थी उसके उसमें आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं पॉलीगॉन लॉ के बारे में है। और हम आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, 20 क्वेश्चन लगभग करेंगे, क्योंकि उससे कुछ रिलेटेड टर्म भी हमको बताना होता है, जिसके कारण काफ़ी टाइम लग जाता है 50 क्वेश्चन 25 मिनट में करने में, जो कि इम्पॉसिबल टाइप की है। ठीक है, तो हम कम क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया से करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ लिखा हुआ व्हाट डज दी पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस डिस्क्राइब। अब तो पता ही, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है मैकेनिक्स का। तो फोर्स रिक्वायर्ड टू बैलेंस ए सिंगल फोर्स, नहीं, क्योंकि पॉलीगॉन से ही पता चलता है कि यहाँ पर मल्टीपल फोर्सेस आएंगे। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो तो सीधा गलत होता। ठीक है, द मेथड टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ मल्टी फोर्सेस, यस ये हो सकता है। फिर हम अगला ऑप्शन देखते हैं, द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ मल्टी फोर्सेस, नहीं ये नहीं बताता है। द इंटरेक्शन बिटवीन टू परपेंडिकुलर, नहीं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दो। द मेथड टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द पॉलीगॉन मल्टीपल फोर्सेस, यानी कि जब भी अगर हम दो फोर्सेस है तो ये ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं। ठीक है, और जब मल्टी फोर्सेस की बात आता है तो उसके रिजल्टेंट को फाइंड करने के लिए पॉलीगॉन लॉ का यूज़ करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी आपका आरआरबी जेईई 2024 में 22 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में आया था। व्हाट इज मीन बाय द रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। आपको पता है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस यानी कि फोर्सेस को तोड़ना। तो स्प्लिटिंग ए फोर्सेस इनटू कंपोनेंट विदाउट चेंजिंग इट इफेक्ट, यस ये आंसर आपका सही है। चेंजिंग द डायरेक्शन, नहीं। रिड्यूसिंग, कंबाइनिंग, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी रिजोल्यूशन मतलब ही होता है किसी फोर्स को तोड़ना। आप उसको किसी भी डायरेक्शन में तोड़ सकते हैं, पर जनरली हम दो डायरेक्शन में तोड़ते हैं, एक आपका वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी रिजल्टेंट को हम तोड़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाई इज़ द, ये भी आपका 2024 का आरआरबी जेईई फर्स्ट शिफ्ट में आया था। वाई इज़ द कंसेप्ट ट्रांसबिलिटी ऑफ द फोर्सेस वैलिड फॉर द रिजिड बॉडी। यहाँ कहा गया कि आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसबिलिटी, यानी कि मैं एक थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर कोई एक बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर कोई फोर्स F1 लग रहा है। अगर मैं इस फोर्स को यहाँ पर डिनोट करता हूँ इस जगह पे, या फिर मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको नोटेट करता हूँ, ठीक है, डिनोट करता हूँ, तो क्या इस फोर्स की वजह से इस बॉडी पे जो इफेक्ट पड़ रहा था और यही फोर्स मैंने यहाँ पर इसको दिखा दिया, तो क्या इफेक्ट चेंज होगी? नहीं। यानी कि किसी भी इस, देखिए इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये आपका लाइन ऑफ एक्शन है। इस लाइन पे ये मतलब लग रहा है इसका इफेक्ट फोर्स का। तो अगर मैंने इसको इस लाइन ऑफ एक्शन पे यहाँ पर दिखा दिया या फिर यहाँ पर दिखा दिया, इस बॉडी पे इसका इफेक्ट चेंज नहीं होगा। जब इफेक्ट चेंज नहीं होगा तो यही मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, बाकी आप तो जो भी स्टेटमेंट रहता है वो बुक से पढ़ ही लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसबिलिटी, यानी कि मैं फोर्स को अब इसी के लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं भी दिखा सकता हूँ। इस पे कोई भी बॉडी से मतलब जो भी बॉडी के प्रभाव है उस पर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये नहीं पूछा गया, यहाँ पर ये पूछा गया कि रिजिड बॉडी पे ही क्यों वैलिड होती है। तो पहला हम ऑप्शन पढ़ते, बिकॉज द इंटरनल फोर्स इन रिजिड बॉडी डज नॉट एग्जिट। आपको तो ये पता ही है कि देखिए रिजिड बॉडी पे इंटरनल फोर्स होगा, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा में होता है, तभी तो वो डिफॉर्म नहीं होती है। तो और इससे इससे कुछ लेना देना है नहीं, तो ये पहला गलत है। बिकॉज द फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए फ्रिक्शन फ्रिक्शन भी एक फोर्स है जो कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और इससे इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। तीसरा बात करते हैं, बिकॉज अ रिजिड ऑलवेज हैज़ इन्फिनाइट नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक या दो फोर्सेस भी लगते हैं, तो ये भी गलत है। बिकॉज ए बॉडी डज नॉट डिफॉर्म अंडर अप्लाइड फोर्सेस, ये आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। देखिए कई बार होता है कि हमारा आंसर एग्जैक्ट तो नहीं मिलता है, पर हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके अप्रोप्रिएट आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, बिकॉज अ रिजिड बॉडी डज नॉट डिफॉर्म अंडर अप्लाइड फोर्सेस। ठीक, ये आया हुआ क्वेश्चन है 2025 का। ए फोर्स इज कम्प्लीटली डिफाइंड व्हेन वी स्पेसिफाई। एक फोर्स को हम कम्प्लीटली डिफाइन कब कर सकते हैं? मैंने कहा कि किसी बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है, तो फोर्स कब? इसका मैग्नीट्यूड बताओ। यस हो सकता है। डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है? क्योंकि आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। और फोर्स का इफेक्ट
पता चलता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे, किस जगह पे लग रहा है। अगर मेरा अगर एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ, इसका सेंटर ऑफ मास है, इससे अगर फोर्स पास हो रही है तो ये मोमेंट, अगर इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट निकाले तो कुछ मोमेंट हमें नहीं मिलेगा। पर अगर ये फोर्स यहाँ पर लग रही है तो ये देखिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गई सेंटर ऑफ मास से, और यहाँ पर ये हो गया आपका फोर्स, तो यहाँ पर आपको मोमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी जरूरी है कंप्लीटली फोर्स को डिफाइन करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मतलब डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड टू कंपल्सरी है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी जरूरी है। अगले क्वेश्चन और क्यों बढ़ते हैं। इफ द रिजल्टेंट ऑफ आर of two forces P and Q acting at the angle theta makes angle with the P then P और Q। यहाँ पर आपका सिंपली पूछा गया है, ये आपका पैरेललोग्राम से है। ठीक है, दो फोर्सेस से जो लग रहे हैं आपके किस पे, ये आपके लग रहे हैं थीटा पे। ठीक है, तो हम पैरेललोग्राम आपको पता ही है, फिर भी मैं एक बार बना देता। ये आपका रहा डायग्राम। ठीक है, क्या कह रहा, टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट एंगल थीटा, ये मेरा थीटा हो गया। ठीक, और आपका इसको मैं मान लेता हूँ पी और इसको मान लेता हूँ क्यू। ठीक, यहाँ तक वो तो समझ में आ गया कि कोई भी दो फोर्सेस है पी और क्यू जो थीटा एंगल पे लग रहे हैं। ठीक है, और इनका रिजल्टेंट अल्फ़ा बना रहा है पी के साथ, तो मैं यहाँ पर इसका रिजल्टेंट खींच देता हूँ और यहाँ पर अल्फ़ा लिख देता हूँ क्योंकि पी के साथ अल्फ़ा बनाया जा रहा है। ठीक, तो मैंने पैरेललोग्राम, आपने अगर लॉ पढ़ा है तो आपको पता है कि मैं इसको इस तरह से एक्सटेंड कर सकता हूँ, इसको इस तरह से, ये पैरेललोग्राम हो गई। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींच देता हूँ। अगर आपने लॉ को अच्छे से पढ़ा होगा तो मेरा डायग्राम आपको क्लियर होगा। ये देखिए, ये आपका आर हो गया। ठीक, अब जब ये क्यू है, ये देखिए मेरे आपको दिख रहा होगा डायग्राम पे, अब मैं जो अभी लाइनिंग कर रहा हूँ ये मेरा क्यू है, तो ये भी मेरा क्यू होगा। क्यू पैरेललोग्राम को अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये क्यू हो गया। ठीक है, अब जब यू क्यू हो गया तो देखिए ये थीटा है, तो ये भी तो थीटा ही होगा, और जब ये थीटा है तो बेस के साथ क्यू कॉस थीटा और परपेंडिकुलर के साथ क्यू साइन थीटा करेगा। ठीक, आपको क्लियर है। देखिए, कोई भी अगर फोर्स है तो आपने अगर उसको हम दो रेजुलेशन में तोड़ते हैं तो अपने बेस के साथ, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल है उसके साथ कॉस थीटा में तोड़ता है और उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा में, तो ये क्यू साइन थीटा हो गया। ठीक, और यहाँ पर देखिए ये पी है, ये पी हो गया, और ये मेरा क्या हो जाएगा, देखिए ये इसी का रिजुलेशन है, इसका परपेंडिकुलर तोड़े तो क्यू साइन थीटा, और इसका अगर हॉरिजॉन्टली तोड़े तो क्यू कॉस थीटा। ठीक, और आपको पता ही है कि हमें पूछा गया है आपका टेन अल्फ़ा, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई क्या, नहीं नहीं ठीक है ठीक है। ये देखिए, अब ये ट्राइंगल को लेता हूँ क्योंकि देखिए फ़ोन से तो काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि फिंगर से मैं इसको बना रहा हूँ और स्पेस भी कम है, इसलिए थोड़ा सा डायग्राम हौच पौच हो गया। ये देखिए एक ट्राइंगल, आप इसको पकड़ लीजिए। ठीक है, और ये है मेरा अल्फ़ा। ठीक है, तो टेन अल्फ़ा मैं लिख देता हूँ, टेन अल्फ़ा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा पी प्लस क्यू कॉस थीटा, पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो हमारा ऑप्शन देखिए किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी, क्यू साइन थीटा प्लस पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, मैं धीरे धीरे और इम्प्रूव करूँगा कि अगर मुझे टैब की ज़रूरत होती है तो अगर कहीं से जुगाड़ होता तो मैं उसको भी लाऊंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फोर्स आर कॉल्ड कंकरेंट फोर्स व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन मीट इन। आपको पता है कि कंकरेंट फोर्स, यहाँ पर हम फोर्स सिस्टम की बात कर रहे हैं कि कंकरेंट फोर्स कब कहते हैं, जब जब मल्टीपल फोर्सेस किसी एक पॉइंट पे लगे। ठीक है, ये जब F1 F1 F2 F2 F3 F4 जब मल्टीपल फोर्सेस एक पॉइंट पे लगे तो उसे हम कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं। तो वन पॉइंट मीट वन पॉइंट पे। ठीक, अकॉर्डिंग टू लैमीज थ्योरम, आपको पता ही है लामी थ्योरम क्या कहता है, ये वैलिड है। देखिए को प्लेनर कंकरेंट फोर्सेस के लिए है, तो ये कहता है कि इफ द थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, यानी कंकरेंट फोर्स की बात कर दिया, इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करती है, यानी कि जैसे इस पॉइंट पे F1 F2
F3, ठीक है। ये तीन फोर्सेस हो गए, कोप्लेनर हो गए, कंकरेंट हो गए। देन ईच फोर्सेस प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू, यानी कि हम इसको इस तरह लिख सकते F1 अपॉन साइन, इसके बीच का एंगल θ1 कर देते थे, ठीक है। साइन θ1 इक्वल टू F2, इसके बीच के एंगल को θ2 कर देते हैं। देखिए साइन F2 है तो इसके अपोजिट F2 हो गया, तो साइन F2 इक्वल टू F3 साइन, इसको मैं कर देता हूँ F3, ठीक है। तो साइन F3, ये हो गया लामिस थ्योरम। इफ द थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इक्विलिब्रियम देन ईच फोर्सेस प्रोपोर्शनल टू द साइंस एंगल बिटवीन द अदर्स, यानी कि ये जो फोर्स है ये दोनों के बीच के एंगल के साइन के प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। ये है मेरा लामिस थ्योरम। व्हाट विल बी द वेट ऑफ द बॉडी हुज मास इज 1 kg। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको पता ही है। वेट क्या होता है, जनरली फोर्स होता है। फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ इज नोन एज वेट। तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास दिया हुआ 1 kg, ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है 9.81, ठीक है। तो ये सीधा आंसर हो गया 9.81 न्यूटन। यह किलो न्यूटन नहीं होगा, किलो न्यूटन की पावर 10⁻³ होती है, जो होगा नहीं। द रिजल्टेंट ऑफ द P एंड Q एक्टिंग एट ए एंगल थीटा। ये आपको पता है कि हम ट्राइंगल लॉ हो गया या पैरेललोग्राम लॉ से हम निकालते हैं, ठीक है। P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर 2PQ साइन थीटा। देखिए साइन थीटा होता नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये आपका हो गया माइनस, होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा √P² प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, ठीक। इफ देखिए ये सब क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आपको लग रहा होगा इजी है, पर काफ़ी गलत होते हैं, सिली मिस्टेक जिसे कहते हैं ना, यही सब क्वेश्चन। और काफ़ी आंसर की देखने के बाद ना काफ़ी दुख होता है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। इफ़ एन नन कॉनकरेंट नन पैरेलल सिस्टम ऑफ द फोर्सेस व्हाट इज द सेट ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन टू बी। अगर मेरा कोई सिस्टम दिया जिसमें फोर्सेस नन करेंट हो, यानी कि एक पॉइंट पे मीट ना करता हो, पहला चीज़। दूसरी चीज़ है कि पैरेलल फोर्स ना हो, तो इक्विलिब्रियम, ऐसे कंडीशन में मुझे इक्विलिब्रियम सेट करना हो तो क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो देखिए अगर नन करंट है, सुनिए, अगर कनकरेंट फोर्स है, एक चीज़ बताइए, अगर कनकरेंट फोर्स है, ठीक है, ये F1 F2 F3, तो मुझे यहाँ पर मोमेंट जीरो करने की ज़रूरत है। एक चीज़ बताइए, क्योंकि अगर मैं इससे मोमेंट लूँगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ है ही नहीं, तो यानी मोमेंट को जीरो करने की ज़रूरत है ही नहीं। पर अगर नन कनकरेंट फोर्स है, यानी कि मोमेंट को जीरो करने की ज़रूरत है, यानी कि पहला कंडीशन है कि मोमेंट को मुझे जीरो करना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि नन करेंट फोर्स है, नन पैरेलल है। अब देखिए नन पैरेलल है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर हॉरिजॉन्ट, देखिए पैरेलल फोर्स रहता तो एक कंपोनेंट को करना, या तो वर्टिकल को जीरो करना पड़ता या तो फिर हॉरिजॉन्टल को करना पड़ता। पर नन पैरेलल, अगर मान लीजिए कोई फोर्स इस तरह है, ठीक है, दूसरी चीज़ कोई फोर्स इस तरह है, तो आप इसको किस तरह से तोड़िएगा। सबसे पहले तो इसको दो परपेंडिकुलर, म्यूचुअल परपेंडिकुलर में तोड़िएगा। एक ये वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल, इसको भी वर्टिकल और इसको हॉरिजॉन्टल। ये देखिए नॉन पैरेलल, यानी कि मुझे वर्टिकल फोर्सेस और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को भी जीरो करने की ज़रूरत है, ठीक है। नॉन पैरेलल फोर्सेस है, ये मेरा 3 कंडीशन हो गया। तो सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आर जीरो, जरूरी है। द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ एनी पॉइंट इज जीरो, ये भी सॉरी, पर वर्टिकल फोर्स की यहाँ बात नहीं की है। दूसरी में द फोर्स ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस जीरो, यस। द मोमेंट ऑफ द एट एनी पॉइंट इज जीरो, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ये दो, यानी तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल फोर्सेस और मोमेंटम जीरो होनी चाहिए। कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच, आपको पता है कोप्लेनर ऐसे फोर्सेस होते हैं जो एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। दूसरी चीज़ कंकरेंट फोर्स जो एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं, मीट एट ए पॉइंट बट लाइन ऑफ एक्शन डज नॉट लाई इन द सेम प्लेन, ये गलत। डज नॉट मीट, गलत। मीट एट ए पॉइंट एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑल्सो लाइन इन द सेम प्लेन, ऑप्शन नंबर सी। Which of the following state that system of the external forces acting on a body in a motion in dynamic equilibrium with the inertial force। आपको देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ,
इक्विलिब्रियम कंडीशन, डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी कि बॉडी मोशन में हो पहली चीज़, और दूसरी चीज़ इक्विलिब्रियम में, यानी नेट फोर्स मेरा जीरो हो, एफ नेट जीरो हो। तो एक चीज़ आप बताइए, एक बॉडी मोशन में कब आएगी? जब उस पर एफ नेट लगे, ठीक। और जब एफ नेट लगे तो ये एक्सेलरेटिंग या फिर डी एक्सेलरेटिंग या रिटार्डेशन वाली मोशन करेगी। पहली चीज़, अगर नेट फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो या तो अगर मोशन के डायरेक्शन में लग रहा है तो एक्सेलरेटिंग करेंगे, और मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है तो डी एक्सेलरेटिंग करेंगे। पर इक्विलिब्रियम फोर्स में कहता क्या है कि एफ नेट यहाँ पर जीरो हो, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे, कोई भी फोर्स लगे ना। तो इसके बारे में कौन सा प्रिंसिपल बताता है? तो देखिए, जब कोई एक बॉडी मोशन पे हो रही है तो एफ नेट हमें जीरो बनाना है। तो कितना फोर्स अपोजिट डायरेक्शन, मान लीजिए एक बॉडी है और यहाँ पर एफ नेट लग रहा है, ठीक है, तो मुझे इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, यानी एफ नेट को जीरो लाने के लिए मुझे अपोजिट डायरेक्शन में एफ नेट ही लगाना पड़ेगा, तब जाके ये मेरी जो बॉडी पे फोर्स की इफेक्ट है, यानी ये तो मोशन पे रहेगी, पर इसका जो एफ नेट की वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि ये मोशन तो करेगी पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी कोई भी फोर्स इस पर लगेगा नहीं। अगर कोई बॉडी एफ नेट लग रहा है किसी बॉडी पे, तो अपोजिट डायरेक्शन में मुझे सेम एफ नेट लगाना पड़ेगा, तब जाके ये इक्विलिब्रियम पे आएगी, वो भी डायनेमिक, क्योंकि मोशन रुकेगी नहीं। क्योंकि अगर रोकना है तो मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जिससे ये रिटार्ड करके फिर जीरो पे आ जाएगी। पर अगर मैं ये कोई भी बॉडी अगर मोशन पे है, आपको पता ही है कि अगर कोई बॉडी मोशन पे या रेस्ट पे, तो मोशन या रेस्ट पे ही रहना चाहती है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो अगर मुझे रोकना है तब ज़्यादा फोर्स लगाएगी और डी एक्सेलरेट करके ही रुक जाएगी। पर मुझे सेम अगर फोर्स लगा दिया तो ये फिर कैंसिल आउट होके नेट फोर्स जीरो हो जाएगी और ये इन्फिनाइट टाइम के लिए कंटिन्यूस मूव करते ही रहेगी। पर जानते हैं कि फ्रिक्शन के कारण ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये जो थ्योरी है ये बताता है मुझे, कौन कौन सा स्टेटमेंट बताता, तो डी एल्बर्ट प्रिंसिपल, ठीक है। ये जो मैंने थ्योरी बताई, ये डी एल्बर्ट प्रिंसिपल बताती है कि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में बताती है कि कोई बॉडी अगर मोशन पे है तो उसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या करना पड़ता है। The force applied on the body of the mass 10 kg to produce acceleration of the 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। फोर्स इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है। तो फोर्स यहाँ पर क्या दिया हुआ है? फोर्स पूछ रहा है कि 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड लाने के लिए मुझे 100 kg के में कितना फोर्स लगाना है। तो देखिए ये हो गया आपका 100, ठीक है, मास इंटू 10, तो 1000 न्यूटन, ठीक। If the three forces non-parallel forces hold on a rigid body in equilibrium, they must be। अब देखिए अगर तीन नॉन पैरेलल फोर्सेस किसी रिजिड बॉडी पे लग रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कंडीशन को सेटिस्फाई होने के लिए क्या होना पड़ेगा? नॉन पैरेलल फोर्सेस, देखिए नॉन पैरेलल फोर्सेस की बात कर रहा है, ठीक है। तो कोलिनियर ऐसे फोर्सेस होते हैं जो किसी एक ही लाइन पे रखते हैं। तो देखिए अगर एक ही लाइन पे लग रहे हैं वो, तो ये तो हो गए आपके पैरेलल फोर्सेस, तो क्वेश्चन ही हमने उल्टा कर दिया। दूसरी चीज़, इक्वल मैग्नीट्यूड का अगर बात करें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम में आ जाए। अगर मान लीजिए कोई फोर्स इस तरह से लग रही है, कोई इस तरह से लग रही है और कुछ इस तरह से लग रही है, ठीक है, तो ये तो नॉन पैरेलल है, ठीक। पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि इक्वल मैग्नीट्यूड का लगाएंगे तो ये सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। यहाँ भी तो टाइम कम है, नहीं तो मैं एग्जांपल के थ्रू बता देता। नन करंट भी नहीं, तो ये मेरा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो गया कनकरेंट फोर्सेस। जब कोई फोर्स यहाँ पर, तो मोमेंट तो जीरो होगा ही, ठीक है, और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट भी कर देगी, तो कनकरेंट हमारा सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द कंडीशन फॉर द बॉडी रिजल्टेंट कनकरेंट फॉर द, अच्छा जीरो है। What is the condition of the equilibrium of a body if the resultant R of a system of the concurrent forces is zero? What is the condition? कंडीशन पूछा गया है बॉडी का रिजल्टेंट R है किसी सिस्टम का, ऑफ concurrent forces is जीरो। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना होगा। देखिए कंकरेंट फोर्सेस की बात की गई है, यानी कि मोमेंट तो जीरो होगा ही, यानी कि रिजल्टेंट जो है हमारा जीरो होने के लिए, देखिए तीन कंडीशन मेन है। एक तो मोमेंट जीरो होना चाहिए, दूसरा वर्टिकल फोर्सेस जीरो होना चाहिए, और तीसरा हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो होना चाहिए। कंकरेंट फोर्स की बात करें तो मोमेंटम ऑलरेडी जीरो है, तो रिजल्टेंट को जीरो होने के लिए दो चीज़ कंडीशन की ज़रूरत है, एक हॉरिजॉन्टल
और एक वर्टिकल, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। यानी दो तो बच पे गया, तो उसी को जीरो करेंगे तब ना हमारा रिजल्टेंट जीरो होगा। द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन लाई अलोंग द सेम लाइन, देखिए सेम लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो सेम लाइन पे मैंने अभी प्रीवियसली क्वेश्चन में बताया था कि अगर सेम प्लेन हो तो को प्लेनर हो गया, और लाइन हो गई तो को लीनियर हो गया। तो ये तीनों तो होंगे नहीं क्योंकि को प्लेनर की बात करिए, तो को लीनियर हो जाएगा। The apparent weight of a man in a lift is less than the real weight when the lift is going down. द apparent weight of a man, जब देखिए जो apparent weight है आदमी का, वो लेस होता है रियल वेट से जब लिफ्ट डाउन होता है। तो देखिए इसका कंडीशन है एक, आप इसको इसको दो तीन कंडीशन पर इसके अकॉर्डिंग मैं अभी बता दे रहा हूँ। देखिए ये एक लिफ्ट है, ठीक है। यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, इसका मास है mg, क्योंकि ये नीचे की तरफ लगेगी पहली चीज़। और ये इसका एक्सेलरेशन है, ये जो लिफ्ट आ रही है उसकी एक्सेलरेशन a है। अब देखिए ये लिफ्ट की बात करते हैं, ये जब नीचे की तरफ लगेगी तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ये लिफ्ट इस पे ऊपर r लगाएगा, रिएक्शन बात, ठीक है। और देखिए यहाँ पर कंडीशन के अकॉर्डिंग, इक्विलिब्रियम कंडीशन फोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए नीचे आ रही है, ठीक है। तो mg माइनस ऊपर की ओर क्या लग रहा r, और मोशन मेरा किधर हो रहा है, नेट फोर्स ma, ठीक है। इसको समझिए, देखिए फोर बॉडी का वेट तो mg लगेगा, रिएक्शन ऊपर r लगेगा, ठीक है। पर देखिए एक बॉडी को हम समझते हैं, इस बॉडी को ही हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में समझते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या, इस बॉडी को ही रेफरेंस समझते हैं। देखिए इस बॉडी पे क्या क्या लग रहा है, इस बॉडी पे नीचे की तरफ mg लग रहा है, हमने mg लिख दिया। बॉडी के ऊपर r लग रहा है तो हमने माइनस r कर दिया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक। अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल टू ये बॉडी किधर मूव कर रही है, यानी नेट फोर्स इस बॉडी पे एम ए लग रहा है, क्यों नीचे की ओर आ रही है, ठीक है, नीचे की ओर आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो इस बॉडी एपरेंट वेट क्या होता है कि इस व्यक्ति को, इस मेन को कितना फील हो रहा है रियल वेट से, तो रियल वेट तो इसका एम जी है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एम जी माइनस एम ए इक्वल टू आर, ठीक है। इस आदमी को जो फील होगा अपने बॉडी को लेस होगा, क्योंकि देखिए रिएक्शन इस पे आर लग रहा, व्यक्ति को क्या फील होता है जब उस पर कोई फोर्स लगता है, तो ये रिएक्शन आर लग रहा, और रिएक्शन आर क्या है, जो एम जी माइनस एम ए, ये आपका देखिए रियल वेट से इसमें माइनस कर रहे हैं कुछ, तो कम ही ना होगा, तो रिएक्शन कम लग रहा है, यानी इसको लेस फील होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है। इस कारण से इसको लेस फील हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या पूछा गया, देन इज गोइंग डाउन फ्रीली अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विथ कांस्टेंट वेलोसिटी विथ सम एक्सेलरेशन। जब देखिए जब फ्रीली होगा तब उसे कोई भी रिएक्शन फील नहीं होगा, अगर फ्री फॉल हो रहा है तो कोई भी रिएक्शन उसको फील नहीं होगी, यानी कि वो वेट लेस की कंडीशन में आ जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर विथ सम एक्सेलरेशन, जब कोई एक्सेलरेशन से आएगा तभी ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाई होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। द सेट ऑफ फोर्सेस हुज रिजल्टेंट इज जीरो नॉन एज, देखिए सेट ऑफ फोर्सेस की बात कर रहा जिसका रिजल्टेंट जीरो हो, तो मैंने बताया इक्विलिब्रियम फोर्सेस को ही जब नेट फोर्स यानी कि रिजल्टेंट फोर्स ही जीरो हो तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम फोर्सेस, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब होता है जिसपे कोई भी फोर्स ना लगता हो, ठीक। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्सेस, ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, न्यूटन। डी एल्बर्ट प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर, मैंने अभी बताया कि डी एल्बर्ट प्रिंसिपल होता क्या है। तो नीचे से हम देखते हैं डिज़ाइन सेफ स्ट्रक्चर नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी नहीं, वो बताता है आपका बायोन्सी और मेटा सेंटर के द्वारा। डिटरमाइन द स्ट्रेसेस इन नहीं, रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ काइनेटिक टू द इक्विवेलेंट स्टैटिक प्रॉब्लम, यानी कि देखिए स्टैटिक प्रॉब्लम को हम सॉल्व जनरली कैसे करते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसमें भी इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं, तो किसकी वजह से लगाते हैं, डी एल्बर्ट प्रिंसिपल की वजह से लगाते हैं, यानी कि उसको काइनेटिक
जो प्रॉब्लम होती है उसको पहले स्टैटिक में चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर है। अब ऑप्शन भी एलिमिनेट करके अगर आपको थोड़ा सा भी पता हो तो आप इसको मार सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। मेरा लास्ट क्वेश्चन था। तो देखिए 25 मिनट में लगभग कंप्लीट हो चुका है। मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ और मुझे भी अपनी तैयारी को अच्छे से और मजबूत करनी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप देखिए शॉर्ट से बढ़िया है कि आप इसको रफ्तार में देख लेंगे तो आपने इस क्वेश्चन को पहले भी बनाया होगा, आई होप। जैसे 3 क्वेश्चन मैंने नया लाया, तो उसी तरह अगर मुझे नए नए क्वेश्चन मिलते हैं तो मैं और इंक्लूड करूँगा। आपकी भी तैयारी हो जाएगी, मेरी भी तैयारी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। इसलिए कोई टाइम वेस्ट यहाँ पर नहीं चलेगा। सीधा आऊँगा, क्वेश्चन डिस्कस करूँगा और फिर चला जाऊँगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उनको जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक शेयर जो भी करना रहेगा, कमेंट करना होगा। कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर मुझे क्या ही बोलूँ मैं, अगर मुझे उसके बारे में अच्छे से नॉलेज होगी तभी मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जेईई एक समुद्र है, ठीक है। इसमें सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसमें छाट छाट के और अच्छे से हमें प्यूरीफाई होकर पढ़ना है, क्योंकि मैंने खुद दिया है। क्योंकि क्वेश्चन आते हैं काफ़ी ईजी आते हैं, पर वही एक्यूरेसी का खेला हो जाता है। और उसके बाद थोड़े से लिटिल लिटिल जो कंसेप्ट होते हैं ना, वे ले के डूब जाते हैं, ठीक है। तो उसी को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, साथ बढ़ेंगे और साथ एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, ठीक है। चलो बाय।